Friends, in the previous class, I taught you about the land use and land conservation. Today we will study soil. Soil means mitti. The thin layer of the grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Land forms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. तो सॉइल क्या होता है? सॉइल को हम कहते हैं मिट्टी। एक जो पतली लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंसेस की, जो कि पृथ्वी की सरफेस को कवर करके रखती है, उसको हम मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहते हैं। और ये बहुत ही क्लोजली जो है लैंड के साथ लिंक करती है। लैंड फॉर्म्स में अलग अलग प्रकार की सॉइल होती हैं। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स से बनी होती है, जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, वेदर्ड रॉक्स क्या होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे हम उनको जैव बोलते हैं, जो जैव रसायन वगैरह होते हैं वो सभी उसमें हैं। मिनरल्स आप जानते हैं, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कोल होता है, मिनरल्स में आता है, ठीक है। और अलग अलग आयरन है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कॉपर है, सिल्वर है। वेदर्ड रॉक्स जो है उसमें अगर आप वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ ग्लोसरी उसके बारे में दिया गया है कि जैसे इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार से ये वेदरिंग के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है। तो वेदरिंग क्या होता है? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाई टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट सेक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो वेदरिंग जो एक अगर हम कहें जब डिके को तोड़ता है और रॉक्स में एक्सपोज होता है टेम्परेचर परिवर्तन के कारण, एक्शंस के कारण, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, है ना। तो इन सब के कारण जो है वेदरिंग फॉर्मेशन होता है। तो वेदर्ड रॉक्स भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और ये जो होता है वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू होता है। तो एक जो राइट मिक्स होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स का, उससे हमारी जो मिट्टी है वो कैसी बनती है? उपजाऊ बनती है। इसमें जो मिक्स होता है वो किसका होता है? मिनरल्स का होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया गया है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? तो लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन कहते हैं इसको, है ना। यानी कि जब अगर आप देखें जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जो से हिल एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? लैंडस्लाइड की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। दे ऑफन टेक प्लेस थ्रू कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of the river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its wasting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो भूस्खलन जो होता है सिंपली हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसे हम मास मूवमेंट, जैसे जो रॉक्स होती हैं जब उनका एक मास मूवमेंट होता है तो उसके कारण लैंडस्लाइड जो है वो आता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है? डैब्रीज एरियाज़ में होता है, या अर्थ डाउन एरियाज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है। और इन स्थानों पर जब जैसे अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, या वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनोज जब फटता है तो उसके कारण लैंडस्लाइड की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। और इसमें रेनफॉल का कारण जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर हैवी लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ वर्षा होती है तो ज़्यादा तेज़ वर्षा होने से क्या होता है कि पहाड़ या जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है वो खिसक जाते हैं, और खिसकने से वो जो है वो भर भरा के मिट्टी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जहाँ पे स्लोप एरियाज़ हैं वहाँ पे गिर जाती है। तो रिवर जो ब्लॉक्स होते हैं उनके कारण भी जहाँ पे सेटलमेंट्स एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या है वो फट जाते हैं एक तरीके से। तो हिली एरियाज़ में लैंडस्लाइड जो है वो मोस्टली देखा जाता है, और ये एक वाइडली जो है स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर होता है जो कि लोगों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है।
और भी बहुत सारे ऐसे कंसर्न हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं। मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है इसके बारे में आप एक बार स्टडी करें। एक केस स्टडी यहाँ पे दिया गया है। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी ब्लेस नियर रेकोंग PO in किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway 22. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi Blaze. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi Blaze was completely vacated to avoid any possible loss of life. तो एक सबसे बड़ा जो मैसिव लैंडस्लाइड आया वो आया था पांगी गांव में, जो कि रेकोंग PO किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ करीब 200 मीटर तक जो है हिंदुस्तान से तिब्बत के लिए जो रोड है नेशनल हाईवे जो है 22 है ना, तो उस पर जो है इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। ये जो लैंडस्लाइड था इससे पांगी जो विलेज था, ठीक है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा एक ब्लास्टिंग हुआ और जिसके कारण जो है वहाँ एक स्लोप कोलैप्स हुआ और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। रोड को भी नुकसान हुआ और पास के जो गांव थे उनको भी काफ़ी लॉस हुआ। तो पांगी जो प्लेस था वो कम्प्लीटली क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि सभी लोग जैसे यहाँ पे कोई इस प्रकार का नेचुरल डिज़ास्टर क्रिएट होता है तो लोग वहाँ से क्या हो जाते हैं, वैकेटेड हो जाते हैं, उसको खाली कर देते हैं जिससे कि वो अपना जीवन सुरक्षित बचा सकें, है ना। और ऐसी पॉसिबिलिटी उनको देखी कि यहाँ से अगर हम हट जाएंगे तो हमारी लाइफ बच सकती है। मिटिगेशन मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे तो इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे कि मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या होता है और इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। और अब हम आगे चर्चा करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पे मिट्टी का प्रोफाइल दिया गया है, सॉइल प्रोफाइल, है ना। तो सॉइल का प्रोफाइल क्या होता है, उसका जो टॉप लेयर होता है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, वहाँ पे ह्यूमस और वेजिटेशन की प्रेजेंस होती है। दूसरा जो लेयर होता है उसको हम सब सॉइल विद सैंड कहते हैं, सिल्ट एंड क्ले उसमें जो है इंक्लूडेड होता है। तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल और जो लास्ट पार्ट होता है उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। यानी कि जो पेरेंट रॉक है वो सबसे मुख्य होता है, तो उसमें से वेदर्ड रॉक मटेरियल फॉर्म होता है, सब सॉइल सैंड सिल्ट एंड क्ले होता है, और जो टॉप सॉइल होता है जहाँ पे हमें वेजिटेशन दिखाई देता है, वनस्पति दिखाई देती है, उसको उसका टॉप लेयर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में जो है सैकड़ों वर्ष लगते हैं, है ना, यानी सैकड़ों वर्ष लेता है 1 मीटर सॉइल को क्रिएट होने में। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, तो हम यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशंस के फैक्टर्स में पढ़ेंगे। तो उसमें द मेजर फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर of the parent rock and climate factors. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. तो सबसे जो मेजर फैक्टर्स होते हैं सॉइल फॉर्मेशंस के नेचर में, उसमें पेरेंट रॉक होता है और कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अन्य जो फैक्टर्स है उसमें टोपोग्राफी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टोपोग्राफी क्या होता है। टोपोग्राफी को हिंदी में हम लोग स्थलाकृति कहते हैं, यानी जो भूमि का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो आकृति है, ठीक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या उसमें भूमिका होती है, और जो टाइम होता है उनको कंपोजिट होने में, है ना, जो कंपोजिशन होने के बाद जब सॉइल फॉर्म होता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं अलग अलग स्थानों पर, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मेशंस के जो फैक्टर्स दिए गए हैं उसमें पेरेंट रॉक है, रिलीफ फीचर्स होता है, फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, टाइम होता है, क्लाइमेट होता है। तो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं ना। तो इसमें कलर होता है, टेक्सचर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मिनरल होता है, कंटेंट होता है ना, परमिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये सभी जो है वो पेरेंट रॉक के जो है करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिलीफ्स में आपका अल्टीट्यूड और स्लोप आता है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल करता है ना, यानी सॉइल का जो एक्यूमुलेशन होता है जहाँ पे हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसको ये डिटरमाइन करते हैं। फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जैसे प्लांट फ्लोरा किसको कहा जाता है, प्लांट्स को कहा जाता है, फौना एनिमल्स को कहा जाता है, और जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कीड़े मकोड़े ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं।
तो अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये सभी क्या करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट में टेम्परेचर आता है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस आता है, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन आता है। क्लाइमेट में जैसे हम देखेंगे तो टेम्परेचर की सबसे ज़्यादा रोल होता है, तो तापमान कैसा है, और रेनफॉल इन्फ्लुएंस क्या है, यानी कि वर्षा का जो प्रभाव होता है उससे जो है वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। टाइम होता है डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, टाइम के अनुसार जो है उसकी जो मोटाई होती है सॉइल प्रोफाइल की, उसको वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये सभी जो हैं फैक्टर्स होते हैं कि जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि हम डिग्रेडेशन जो होता है सॉइल का वो कैसे होता है, और हम उसके जो कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या हैं। तो सॉइल इरोजन और डेप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल इरोजन होता है, एक डेप्लीशन होता है। सॉइल इरोजन किसको कहते हैं, जो मिट्टी का कटाव होता है, जैसे ये वाटर के कारण होता है, विंड के कारण होता है। ठीक है, और ये कुछ मेजर थ्रेट्स होते हैं जो सॉइल एक संसाधन के रूप में जो है इसको नुकसान पहुंचाता है सॉइल को, ये चाहे वो सॉइल इरोजन हो या सॉइल डेप्लीशन हो। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब उसमें ह्यूमन भी रेस्पॉन्सिबल है और कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं जो कि सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर्स में जैसे लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, जिसको हम जैसे कहते हैं वनोन्मूलन। यानी कि अगर हम वनों का विनाश करेंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी को लॉस होगा। ओवर ग्रेजिंग होता है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होता है, रेन वॉश होता है, लैंडस्लाइड्स होता है और फ्लड्स होते हैं। तो ये सभी जो हैं वो लैंड को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, है ना, लैंड को, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नुकसान वो पहुंचाते हैं। ओवर ग्रेजिंग में हम क्या कहते हैं, ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जैसे जो पशु चारण होता है, तो पशुओं को अगर हम मिट्टी के ऊपर, जैसे पृथ्वी है और उसके ऊपर जो एरिया है जैसे खेत होता है, तो खेत में जब पशु चरता है तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर जितनी बार वो टहल जाएगा, है ना, एक तरीके से उसके ऊपर घूमता रहेगा, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वो क्या करता है, लॉस करता है। और अगर हम मिट्टी जैसे खेतों के अंदर ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है। आजकल जैसे हम लोग धान की फसल करते हैं, तो धान की फसल में क्या होता है, जब तक वो धान का पौधा लगता है, धान का प्लांट लगाया जाता है, जब तक उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है तब तक उसमें पानी भरा रहता है। तो वो कहीं ना कहीं जब हम ज़्यादा उसमें फिर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी लगातार उसमें फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको लॉस होता है। रेन वॉश का भी एक समस्या होता है कि बारिश के कारण कई जैसे ऊपर और नीचे का, अगर हम स्लोप एरिया देखें या अपर पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो ऊपर की परत होती है मिट्टी की, वो धुल जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न होता है उसमें लैंडस्लाइड है, फ्लड्स है। तो ये सभी जो हैं वो हमारी लैंड को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, है ना, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हमें सॉइल को कंजर्व करने के तरीके बताते हैं कि सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मल्चिंग होता है, द वेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो जब मल्चिंग का उपयोग किया जाता है तो ये प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से इसको कवर किया जाता है, और उसमें जैसे स्ट्रॉ होता है, भूसा का उपयोग करते हैं, और ये क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर की जो है एक तरीके से मदद करता है, उसको रिटेन करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। जैसे आप देखिए मिट्टी की परत है, अब मिट्टी के परत के ऊपर हमने भूसा डाल दिया, और भूसे में क्या है, वाटर डाल दिया, तो उसके अंदर मॉइस्चर क्या रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। नेक्स्ट होता है आपका कॉन्टूर वेरियस। तो कंटूर वेरियस में जैसे स्टोन्स है, ग्रास है, सॉइल है, इन सब का उपयोग किया जाता है वेरियस बनाने में। कॉन्टूर्स के वेरियस बनाए जाते हैं, ट्रेंचेज होते हैं, ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द वेरियस टू कलेक्ट वाटर। और में कुछ ट्रेंचेज होते हैं तो उनको भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, और बैरियर्स के सामने, जिससे कि वाटर को कलेक्ट किया जा सके। रॉक डैम्स होते हैं, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस।
तो जो रॉक डैम्स होते हैं उनको इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जहाँ पर स्लो डाउन एरियाज़ होते हैं वहाँ फ्लो ऑफ वाटर को जो है रोका जा सके, पाइलअप किया जा सके, ठीक है। और ये क्या करते हैं, गलीज बनने से रोकते हैं और सॉइल की लॉस को भी, जो मिट्टी का क्षरण होता है या मिट्टी का जो लॉस होता है उसको क्या करते हैं, वो रोकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. टेरेस फार्मिंग मोस्टली जो है आपको हिली एरियाज में मिलेगा ना, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की खेती की जाती है। वहाँ पे टेरेस का मतलब होता है छत, है ना, छत समझते हैं ना, इसको छतनुमा खेती कहा जाता है। और वहाँ पे स्टीप स्लोप्स होती हैं और फ्लैट सरफेसेस होते हैं जहाँ पर फसलों को उगाया जाता है। और ये जो है वो सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस करता है और सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, ये रोकता है, यानी मिट्टी के कटाव को रोकता है। एक छत्रनुमा जैसे स्लोप जैसे टेरेस टाइप का वहाँ पे बनाया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। एक होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं अल्टरनेट रोज में, यानी एक रो दूसरे की है, दूसरी रो किसी और जो है फसल की है, तो उनको जब बोया जाता है तो अलग अलग समय में बोया जाता है जिससे कि सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके बारिश से धुलने में, है ना। मिट्टी जो है वो बारिश से न धुल पाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की जो है फसलों को बोया जाता है। तो ये क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग इसको कहा जाता है। अगला होता है कंटूर प्लोइंग। तो कंटूर प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो इस प्रकार की जो खेती होती है उसमें कंटूर्स का उपयोग किया जाता है जहाँ पे हिल स्लोप्स होते हैं और कुछ नेचुरल बैरियर्स बनाए जाते हैं जो वाटर को फ्लो डाउन होने से रोकते हैं स्लोप्स एरियाज में। शेल्टर बेल्ट जो होते हैं इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। शेल्टर बेल्ट्स जो हैं वो मोस्टली कहाँ पर होते हैं, वो तटीय क्षेत्रों में या ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो ट्रीज को जो है रो की फॉर्म में लगाया जाता है पंक्ति की तरह। ये आप शेल्टर बेल्ट देख रहे हैं, सारे प्लांट्स जो हैं वो रो में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको प्लांट किया जाता है जहाँ पर विंड मूवमेंट को जो है चेक किया जाता है जिससे कि सॉइल कवर को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो फॉर्मेशंस हैं इनके माध्यम से हम मिट्टी का कंजर्वेशन कर सकते हैं, सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, है ना, सॉइल को नुकसान होने से बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ना, जिसको अभी हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया कि जो ऊपरी परत होती है उसको बनने में क्या होता है 100 ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है ना। तो जो सैकड़ों वर्ष जिसको बनने में लगते हैं उसको हम आसानी से नुकसान अगर पहुंचाते हैं या किसी भी माध्यम से उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक लॉस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिट्टी को भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और क्योंकि मिट्टी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है और यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशंस हैं, प्लांट्स हैं, है ना, और बहुत सारे एनिमल्स इनके ऊपर डिपेंड होते हैं जैसे फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी इसके ऊपर क्या हैं, डिपेंडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से इस सेक्शन में हमने सॉइल के बारे में अध्ययन किया। अब तक हम 2 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर चुके हैं। पहला हमने लैंड के बारे में पढ़ा कि लैंड क्या होता है, लैंड यूज़ क्या होता है, लैंड को कैसे कंजर्व किया जाता है। दूसरा हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा कि मिट्टी जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए एक सबसे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है और इसको हम किस प्रकार से जो है सेव कर सकते हैं, उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये 2 हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, ठीक है।